नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लास पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं जीके जीएस पे, जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछेंगे और जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए उन पर चर्चा करते हैं, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो ये बताना, राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है कौन विदेशी यात्री आया था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा, जुआंग जांग, जिनको हैंगसांग भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। यहाँ पे हर्षवर्धन के शासनकाल में अगर बात करते हैं तो हैंगसांग आया था। फिर बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान, कभी कभी मैचिंग में पूछ लेता है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता, महमूद गजनबी के शासनकाल में अलबरूनी, मार बर्मन कुलशेखर के शासनकाल में जो है मार्को पोलो आए थे। अगला क्वेश्चन दिया है, ए नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक, तो ये जो है कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। ठीक है, इन्हीं ने सबसे पहले जो है यूपीएससी की परीक्षा, सिविल सर्विस की परीक्षा पास की थी। ठीक है, यूपीएससी की, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं ए नेशन इन मेकिंग की, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। नेशन की अगर बात करते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, भारत विभाजन, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। और विधवा पुनर्विवाह बात करते हैं, महादेव गोविंद रानाडे की है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, रवि कीर्ति का ये होल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। तो ये जो करता है हर्षवर्धन का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। भारत और नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को बोला जाता है। अगला प्रश्न है, का कार्य हर समय बैंकों को उधार देने के लिए तैयार रहना और इसीलिए इसे अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। किसको कहा जाता है ये बताना है कि जो है बैंकों को उधार देता है, ठीक है, ऋण देता है, ऋणदाता कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिए, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय संचयन निधि, विश्व बैंक। तो ये जो है बैंकों को ऋण जब कौन देता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक देती है। ठीक है, ये बैंकों को ऋण देती है। अगर इसकी बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रीयकरण इसका किया गया 1949 में। राष्ट्रीयकरण जो किया गया वो उसका 1949 में किया गया, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, इसके नए अध्यक्ष बने। ठीक है, 26वें नंबर के नए अध्यक्ष बने, कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष जो बने 26वें नंबर के, वो बने हैं संजय मल्होत्रा जी। ठीक है, संजय मल्होत्रा जी इसके अध्यक्ष बने हैं, अभी हाल ही में बने, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इन्होंने स्थान लिया है, शक्तिकांत दास जी का स्थान लिया। अब शक्तिकांत दास जो है क्या बना दिए, तो जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 बना दिए गए हैं मोदी जी के, याद रखिएगा। तो आपको भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में इतना चीज याद रखना है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप बताना है कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा। माजुली द्वीप जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है असम में। ठीक है, असम में स्थित है। और कौन सी नदी में? तो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे ऐसी भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी में स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र, और कहाँ पे स्थित है, तो असम में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे असम की बात है। असम हालांकि अभी चर्चा में रहा था, मोइदम को प्रमाण पत्र दिया गया जो विश्व विरासत सूची है उसके लिए, तो इसलिए भी चर्चा में था। और यहाँ पे ये याद रखिएगा, जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो माजुली द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, असम में। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में दिए गए प्रावधानों के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण अनिवार्य है। तो यहाँ पे बताना है, जो भारतीय संविधान है उसमें 300 कितने अनुच्छेद बताए गए? 395 अनुच्छेद जो बताए गए। ठीक है, 395 अनुच्छेद बताए गए, उसमें बताना है एससी और एसटी का जो है
आरक्षण की बात जो है किस में करता है, तो अनुच्छेद जो है 330 करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। और इसी का प्रावधान अगर बात करते हैं तो ये 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है, ठीक है। महिलाओं को जो है 33% जो आरक्षण दिया है, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 का, ठीक है। इतनी चीज याद रखिएगा। और अगर पूछ रहा है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण जो है किस में बताया गया, तो अनुच्छेद जो है 29 में बताया गया। जब भी ये पूछा जाता है तो वो भी पूछा जाता है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, सामान्य मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताना है मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं। देखिए लैंगिक मतलब लिंग का निर्धारण करने के लिए कितने गुणसूत्र होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक्स और वाई, ठीक है। लेकिन अलैंगिक पूछा है तो अलैंगिक होते हैं 22 जोड़ी होते हैं, 22 दूना 44, ठीक है। अगर टोटल अगर पूछ लिया जाए तो जो है 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, लेकिन यहाँ पे अलैंगिक जोड़ दिया शब्द इसलिए 22 होगा, ठीक है। अगर टोटल पूछ रहा है गुणसूत्र कितने होते हैं, तो टोटल जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो 23 जोड़ी होते हैं। अब यहाँ पे जो है जो लिंग निर्धारण के लिए जो 2 गुणसूत्र होते हैं एक्स वाई, देखिए महिलाओं में जो होता है एक्स एक्स होता है, ठीक है। और पुरुष में जो होता है एक्स वाई होता है, एक्स वाई ही निर्धारण करता है लिंग का। ऐसे अगर बात करते हैं एक्स एक्स जब मिलता है तो जो है फीमेल का निर्धारण होता है, लिंग फीमेल, ठीक है। और अगर बात करते हैं एक्स वाई का, तो एक्स वाई में जो है मेन, ठीक है, ठीक है। मेन का निर्धारण होता है, मतलब लिंग निर्धारण होता है पुत्र का, ठीक है। इतनी चीज याद रखिएगा। जो अब यहाँ पे अभी कुछ समय पहले वाई क्रोमोसोम जो है वो क्या था कि चर्चा में आया था कि मनुष्य में जो है वाई क्रोमोसोम कम हो रहा है, ठीक है। आपको इतनी चीज याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, सूरज कुंड मेला जिसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है में आयोजित किया जाता है, तो यहाँ पे बताना है ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है, ये बताना है। तो यहाँ पे हरियाणा दिया है, गुजरात दिया है, उड़ीसा दिया है, उत्तराखंड दिया है। तो ये जो है कहाँ पे, हरियाणा में, ठीक है। सूरजकुंड जिले में आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा। आइए बात करते हैं करंट की बात करते हैं। तो ये इसका आयोजन जो है कौन से नंबर का आयोजन था, तो 38वां आयोजन था, 38वां आयोजन था, ठीक है। सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला बोला जाता है। इसका आयोजन किया गया इस बार 7 से 23 फरवरी के बीच आयोजन किया गया, ठीक है। करंट का प्रश्न बन सकता है। और उसके बाद अगर बात करते हैं तो कहाँ पे, तो सूरजकुंड फरीदाबाद में आयोजन किया गया। इसका समापन 23 तारीख में हुआ, ठीक है। समापन 23 तारीख में। और समापन के समय मुख्य अतिथि कौन थे, समापन के समय मुख्य अतिथि पूछे जा सकते हैं, श्री मनोहर लाल, ठीक है। श्री मनोहर लाल ये क्या है, तो शहरी कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है अतिथि कौन थे, तो ये थे डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा। तो ये क्या है, विरासत पर्यटन मंत्री हैं हरियाणा के, ठीक है, राज्य मंत्री, याद रखिएगा। तो यहाँ पे समापन के समय और कब से कब तक आयोजित किया गया, 2025 में कौन सा संस्करण था, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अगर यहीं पे बात करते हैं तो उड़ीसा में अभी कुछ समय पहले किसका आयोजन किया गया था, तो जो है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है। 18वां भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है। उत्तराखंड इसलिए चर्चा में क्योंकि उत्तराखंड में 27 जनवरी को जो है यूसीसी लागू हुआ। गुजरात इसलिए चर्चा में क्योंकि गुजरात में जो है अभी मोदी जी ने हाल ही में यात्रा की है, किसकी, तो गुजरात की, जिसमें जो है सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में स्थित है, ठीक है, उसकी जो है वहाँ पे पूजा की है। और उसके बाद गिर जो वन्य जीव अभ्यारण्य उसमें भी जो है यात्रा की है मोदी जी ने, इसलिए चर्चा में याद रखिए। और गुजरात में ही जो है 7वीं वन्य जीव समिट हुई है, इसलिए भी चर्चा में था गुजरात, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा ग्रीक अक्षर तरंगदैर्घ्य को निरूपित करता है, तो ये कौन निरूपित करता है, तो लेम्डा निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं।
अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, नियाग्रा जलप्रपात इरी झील के जल को में बहाता है, तो यह बताना है कहाँ बहाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा, ओटारियो झील। ठीक है, ओटारियो झील बहाता है, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, सुपीरियर झील जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कैस्पियन सागर जो है सबसे खारे पानी की झील है विश्व में। अगला प्रश्न दिया है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस देश में स्थित है। तो यहाँ पे बताना है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस देश में स्थित है। तो यहाँ पे दिया मलेशिया दिया है, फिलिस्पीन दिया है, चीन दिया, जापान। तो ये जो है फिलिस्पीन में स्थित है, ऑप्शन नंबर वी वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी वाला हो जाएगा। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो फिलिस्पीन मनीला में स्थित है। फिर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। ठीक है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में। और मैंने स्पेशली जो है अनुसंधान संस्थान के बारे में एक वीडियो बनाई है काफ़ी दिन पहले, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने विस्तार से उस पर चर्चा किया है। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन से प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनायिक इंडिका नामक पुस्तक के लेखक है। यहाँ पे बताना है कि इंडिका पुस्तक जो लिखी है वो किसने लिखी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा, मैक्स्थनीज ने लिखी है। ठीक है, ये किसके शासनकाल में आए थे। तो ये शासनकाल में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ठीक है, इंडिका पुस्तक मैक्स्थनीज हो गया। CU की जो है हैंगसोंग की है। किताब उल हिंद जो है अलबरूनी की है। ठीक है, किताब रहला जो है इवन बतूता की। ये कभी कभी मैचिंग भी पूछ लेता है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाते हैं, ये पुस्तकें जरूर पूछी जाती हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो लिंगानुपात सर्वाधिक जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कौन से राज्य में, केरल, दिल्ली, मेघालय और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये जो है केरल में। ठीक है, केरल में सबसे ज्यादा है, याद रखिए। अगर सबसे कम की अगर बात करते हैं, सबसे कम की, तो सबसे कम जो है हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा में। और अगर पूछ लिया जाए जनघनत्व तो सबसे ज्यादा कहाँ है, जनघनत्व की अगर बात करते हैं, जनघनत्व की, तो ये जो है बिहार में सबसे अधिक है। ठीक है, बिहार में सबसे अधिक है। और सबसे कम की अगर बात करते हैं, सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश में। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जो है क्या है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अगर पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक जो है जनसंख्या कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, सबसे। और अगर पूछ लिया जनगणना सबसे पहले कब से कराई गई थी, सबसे पहले जो है 1872 में कराई गई थी। उसके अलावा जो है प्रतिवर्ष 10 मतलब 10 साल बाद होगी। तो ये जो है कब से स्टार्ट हुआ, 1881 से प्रारंभ हुआ। ठीक, आपको इतनी चीजें याद रखनी है। ठीक है, और जो इस बार की जनगणना होगी वो 2027 तक पूरी कराने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, भारत की 2011 की गणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी वाला हो जाएगा, प्रति 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं। ऑप्शन नंबर वी वाला हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 19 दिया है, 21 दिया है, 18 दिया है और 20 दिया है। जब बात आती है अपराधों की 2 सिद्धि से संबंधित अनुच्छेद अगर बात करते हैं, तो अनुच्छेद जो है 20 संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 20 संबंधित है। और ये जो हमारा आता है अनुच्छेद 20 वो फंडामेंटल राइट में आता है। अब जब फंडामेंटल राइट की बात आती है तो आपको भाग जो है वो 3 याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है इसका उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मिलता है। उसी में जो है अनुच्छेद 20 में ये कहा गया है अपराधों के लिए 2 सिद्धि से संबंधित है। फिर अनुच्छेद 19 की अगर बात करते हैं, तो अनुच्छेद 19 में किसकी बात की गई है, तो जो है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। फिर अनुच्छेद जो है 18, तो अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत की बात की गई है, उपाधियों की अंत की बात की गई है। और एक जो है अनुच्छेद पूछा जाता है अनुच्छेद 17 जो अनटचेबिलिटी की बात करता है।
ठीक है। और एक अनुच्छेद और पूछा जाता है, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण की बात करता है। अगला प्रश्न दिया है, संविधान 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा को स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया गया। मतलब यहाँ पे बताना है जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम है 2002 का, ये जो है मौलिक अधिकारों में मतलब हमारे जो फंडामेंटल राइट में शामिल किए गए, क्या शामिल किए गए यहाँ पे दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा, राइट टू एजुकेशन। जो शिक्षा का अधिकार है ये हमारे मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया है, फंडामेंटल राइट में शामिल किया गया। अभी फंडामेंटल राइट की बात कर चुके हैं, कहाँ पे उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ये जो है, और इसका अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद जो है 21 का संबंधित है, अनुच्छेद जो है 21 का संबंधित है। अगला प्रश्न दिया है, गुरु शिखर चोटी निम्न में से किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। तो गुरु शिखर जो है चोटी जो है सबसे कौन से पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पे दिया है पश्चिमी घाट दिया है, हिमालय घाट दिया है, पूर्वी घाट दिया है और अरावली श्रेणी दी है। तो ये जो है अरावली श्रेणी की है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खां ने को हराया था। यहाँ पे बताना है जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी वो बैरम खां ने किसको हराया था, ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा, हेमू को हराया था, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई तो 5 नवंबर 1556 में, पहली लड़ाई जो है 1526 में, दूसरी लड़ाई 1556 में और तीसरी लड़ाई जो हुई थी वो 1761 में हुई थी। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को कहा जाता है। तो यहाँ पे बताना है विद्युत जो बल्ब होता है उसमें जो है पतले तार जो होता है प्रकाश देने वाला उसको क्या कहा जाता है। तो ये जो है फिलामेंट कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, फिलामेंट कहा जाता है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पर जोर देना था। तो पंचवर्षीय योजना की अगर बात करते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो 1956 से लेकर 61 तक था, ठीक है। और इसका जो जोर देना था औद्योगिक क्षेत्र में जोर देना था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी वाला हो जाएगा। अगर इसका मॉडल पूछ लिया जाए तो माहौल नोविस मॉडल पर जो है आधारित थी। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, संसद के किसी भी सदन के सदस्यों की अयोग्यता पर विवाद की स्थिति में का निर्णय अंतिम माना जाता है। तो यहाँ पे बताना है कि जो भी संसद है और संसद के सदस्य जो होते हैं उसकी अयोग्यता की जो विवाद होता है, कोई भी विवाद होता है उसका अंतिम निर्णय कौन देता है, मतलब अंतिम निर्णय जो है वो कौन देता है उसका माना जाता है हमेशा। तो यहाँ पे दिया अध्यक्ष का, राष्ट्रपति का, चुनाव आयोग का और उपाध्यक्ष का। तो ये जो है प्रेसिडेंट का माना जाता है, ऑप्शन नंबर वी वाला हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात आई तो प्रेसिडेंट का उल्लेख भारतीय संविधान में मिलता है अनुच्छेद 52 में, ठीक है। और यहाँ पे जो संसद के सदन की बात की गई है, संसद की बात करें, संसद का उल्लेख मिलता है 79 में, अनुच्छेद 79 में मिलता है। और संसद के सदन कितने होते हैं तो 2 सदन होते हैं, कौन से, तो लोकसभा और राज्यसभा। अब लोकसभा की अगर बात करते हैं तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 81 में और राज्यसभा का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 80 में, ठीक है। अब यहाँ पे सदन की बात आई, एक प्रश्न और पूछा जाता है, कौन सा, तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि संसद के अंग कितने हैं, ठीक है। अंगों की अगर बात करते हैं तो संसद के अंग 3 होते हैं, सदन बोले तो 2 होते हैं और अंग 3 होते हैं, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है, ये अंग होते हैं। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, हर जनों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को के तहत उनके लिए सीटों के आरक्षण से बदल दिया जाता था। तो ये जो है कौन सा समझौता माना जाता है, तो ये जो है पूना पैक्ट, ठीक है, पूना पैक्ट, पूना समझौता के रूप में जाना जाता है। और ये किसके किसके बीच हुआ था, तो महात्मा गांधी के बीच और जो है और भीमराव अम्बेडकर के बीच, महात्मा गांधी के बीच और भीमराव अम्बेडकर के बीच
हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके। धन्यवाद।